यहाँ पर हम भारत के नामकरण से संबंधित बातें करने वाले हैं कि भारत को जो नाम मिला हुआ है, ये भारतीय जो नाम है ये कहाँ कहाँ से और किन किन शब्दों के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। आप सभी को पता है कि भारत जो है एक विशाल आकार वाला देश है और इस विशाल आकार वाले देश के कारण ही इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें, इस भारतीय उपमहाद्वीप को हमारे पुराने जितने भी महाकाव्य पुराण हैं, हमारे जितने भी वैदिक धर्म ग्रंथ हैं दोस्तों, इन वैदिक धर्म ग्रंथों में भारत को भारतवर्ष के नाम से, किस नाम से भाई, भारत को भारतवर्ष के नाम से संबोधन दिया हुआ है। यही अगर हम बात करें कि जो प्राचीन वैदिक आर्य लोग हैं, इन प्राचीन वैदिक आर्य लोगों ने भारत में सबसे पहले अपना जो निवास स्थान चुना था दोस्तों, ये सबसे पहला निवास स्थान इन्होंने इस सिंधु नदी के आसपास वाले भागों में सबसे पहले कहां पर आए भाई, तो सिंधु नदी के आसपास के भागों में वैदिक आर्यों का जमाव हो गया और यहीं पर एक सभ्यता विकसित हो जाती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। देखिए भारत जो है ये भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है और अगर हम इस भारत की स्थिति देखें कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत है, तो आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है और इस मानव सभ्यता की जननी पर अगर हम बात करें, विभिन्न नदी घाटी सभ्यताएं मिल जाती हैं, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ जो सिंधु नदी हम देख रहे हैं, इस सिंधु नदी को पर्शियन लोगों ने, इस सिंधु नदी को पर्शियन लोगों ने, पर्शिया जो है ये ईरान का, पर्शिया जो है ये ईरान का प्राचीन नाम है दोस्तों। पर्शिया क्या है, तो ईरान का जो प्राचीन नाम है इसे कहा जाता है पर्शिया। तो पर्शियन लोगों ने जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को कहा भाई हिंदू, यानी कि वर्तमान ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस हिंदू नदी के पूर्वी भाग को ही क्या कह दिया, हिंदुस्तान नाम दे दिया। गौर कीजिएगा कि यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत को हिंदुस्तान नाम से संबोधन दिया, तो हम बात कर रहे हैं ईरानियों की, हम बात कर रहे हैं पर्शियन लोगों की भाई। ठीक है, इसी सिंधु नदी के लिए जो ग्रीक या यूनानी लोग हैं, इन्होंने कहा भाई इंडस। सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या कहा, इंडस कहा। और इस इंडस शब्द की उत्पत्ति हुई थी भाई इंडोई शब्द से, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है और इस यूनानी भाषा के शब्द इंडोई से ही क्या बन गया भाई, अपना इंडिया शब्द बन जाता है। तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाले थे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि यूनानी जो लोग हैं, इन यूनानी लोगों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग कर लिया भाई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, यहाँ इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमने चर्चाएं कर ली। इन्हीं आर्यों में एक प्रतापी शासक हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था भाई भरत। और इन्हीं शासक के नाम पर, भरत नाम के राजा के नाम पर भारत को क्या नाम मिल जाता है, तो भाई भारत नाम मिल जाता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो भारत है, इस भारत को कुछ पौराणिक धर्म ग्रंथों में है ना जम्बू द्वीप का भी नाम दिया गया है। क्या कहा गया है भाई, जम्बू द्वीप का भी नाम दिया गया है। ठीक है, हमने चर्चाएं कर ली कि ये जो फारसी शब्द है हिंदू, इस फारसी शब्द हिंदू से क्या बन गया था भाई, हिंदुस्तान बन गया था। ठीक है, और ये जो हिंदुस्तान है ये किस नदी के पूर्वी भाग में, तो भाई किस नदी के पूर्वी भाग में बात कर रहे थे सर, ये जो सिंधु नदी हम देख रहे हैं, ये सिंधु और सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं भाई। तो सिंधु की जो
सहायक नदियां हैं सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के इस क्षेत्र में ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। अब बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? फटाफट बताइए कि भारतीय संविधान ने भारत को किस नाम से जाना है? तो भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है आर्टिकल 1 के अनुसार अगर देखें तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत अथवा इंडिया, क्या बात कर रहे हैं दोस्तों कि भारत अथवा इंडिया, यानी ये तो तय हो गया कि भारतीय संविधान में कहीं भी अकेले भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही अकेले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि गौर करिएगा संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, ये अनुच्छेद 1 ही क्या कह रहा है कि भाई भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा भाई? राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत में जो शासन व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये शासन व्यवस्था कौन सी है भाई? तो ये शासन व्यवस्था है संघात्मक शासन। कौन सा शासन है? तो ये शासन व्यवस्था आ जाती है भाई संघात्मक शासन व्यवस्था। और इस संघात्मक शासन को हमने कहां से अपनाया है? भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, यह हमने किस देश के संविधान से अपनाया है? तो गौर कीजिएगा कि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से अपनाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कुछ पहलू हमने विश्व के विभिन्न संविधानों से ग्रहण किए हैं। जैसे कि हमने कहा संघात्मक शासन भारत ने कहां से अपनाया? तो भाई ये हमने कनाडा के संविधान से अपना लिया। तो ये नामकरण का संदर्भ था दोस्तों। यहां हमने बात की है कि इन भारतीय संविधान में नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ईरानी लोगों ने दिया है। अगर हम कहें इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भाई जो यूनानी लोग हैं, इन्होंने क्या कर दिया? भारत को इंडिया नाम से संबोधन दिया था भाई। ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि भारत का भूगोल, तो भाई भूगोल जो शब्द है, इस भूगोल शब्द के बारे में किसने बताया होगा? तो भूगोल शब्द की जो व्याख्या कर दी थी दोस्तों, सबसे पहले ये कर दी थी प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज महोदय ने, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द भी दे दिया था। भूगोल जो है वो अंग्रेजी के जियोग्राफी से बना है और ये जो ज्योग्राफी है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द यहाँ आप देख रहे हैं, पहला जो शब्द आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। और दूसरा जो शब्द आ रहा है यह आता है ग्राफोज, जिसका अर्थ होता है वर्णन। क्या है भाई? पृथ्वी का वर्णन। हम ये कह सकते हैं ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी भाई पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या हो जाता है? पृथ्वी का अध्ययन करना। और ये जो भूगोल शब्द की व्यवस्थित व्याख्या की किस विद्वान ने कर दी? तो हमने कहा ये एराटोस्थनीज महोदय थे। कौन थे भाई? ये एराटोस्थनीज महोदय हो जाते हैं। और इस शब्द की व्याख्या के कारण ही, इस शब्द की व्याख्या के कारण ही इनको कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल के पिता। क्या कहेंगे भाई? व्यवस्थित भूगोल के पिता कह देंगे। तो व्यवस्थित भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? हमने कहा एराटोस्थनीज महोदय को कहा जाता है। तो भाई भूगोल का पिता किसको कहेंगे? अब अगला प्रश्न आ रहा है कि भाई भूगोल का पिता किसको कहा जाएगा? हमने तो व्यवस्थित भूगोल के पिता की बात की है कि एराटोस्थनीज को कहते हैं। तो भूगोल का जो पिता है, ये भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो भाई एक प्रसिद्ध विद्वान आ जाते हैं हिक्केटियस। कौन है भाई? हिक्केटियस एक प्राचीन भूगोलवेता है जिन्होंने सबसे पहले भूगोल को लेके एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था भाई जस पीरियोडस। हिक्केटियस जो है, इन हिक्केटियस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जस पीरियोडस। और इस जस पीरियोडस का जो शाब्दिक अर्थ था दोस्तों, ये आ जाता है पृथ्वी का वर्णन करना। यहाँ पर भी
यहां पर भी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का वर्णन करना, और यहां हमने देखा पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना। बात यह आ रही है कि यहां तो भूगोल शब्द की व्याख्या की, यहां तो किसकी व्याख्या कर दी, ये भूगोल शब्द की व्याख्या कर दी। किसके द्वारा की गई थी, कि सर इरेटोस्थनीज के द्वारा की गई थी। इसीलिए क्या कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन अगर हम हिकेटियस को देखें तो हिकेटियस ने जो पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का अर्थ क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करना। इस आधार पर जो हिकेटियस हैं इन्हें हम भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं, जबकि इरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल के पिता के नाम से, व्यवस्थित भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां बात आ रही है कि ये जो भारत है, ये जो इंडिया है, इस भारत अथवा इंडिया में हम बात करने वाले हैं किन की, तो यहां पर बात करने वाले हैं सर कुल 36 संघ और राज्य क्षेत्र। किन की बात करने वाले हैं, 36 संघ और राज्य क्षेत्र मिलकर बनते हैं भाई 36। यहां अगर हम राज्य क्षेत्रों की बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या आ जाती है 28। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं भाई, 28 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिए जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिए जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है भाई, तो वर्तमान में इनकी संख्या आ जाती है 8। तो राज्य कितने, 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने, ये आ जाते हैं भाई 8। टोटल जो कुल प्रशासनिक इकाइयां हैं भारत में, ये कितनी हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं भाई 36 प्रशासनिक इकाइयां। देखिएगा यहां एक छोटा सा वर्गीकरण हमने लिया है, और वर्गीकरण कहता क्या है कि भाई भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है। ये जो 28 राज्य हम देख रहे हैं, इन 28 राज्यों में सबसे अंत में किस राज्य का गठन हुआ था, तो देखो सबसे अंत में अगर सबसे नवीनतम राज्य की बात करें तो तेलंगाना आ जाता है। और इस तेलंगाना को अगर देखें, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इस तेलंगाना का जो निर्माण हुआ, तेलंगाना का जो गठन हो जाता है, ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग के लगभग यहाँ पर 10 जिले, आंध्र प्रदेश के कितने, लगभग 10 जिलों को पृथक किया गया था। और पृथक करके लगभग 2 जून 2014 को, कब की बात है भाई, 2 जून 2014 को यहाँ पर एक नवीनतम राज्य का गठन कर दिया, जिसका नाम क्या हो जाता है भाई, तेलंगाना। तो यहां बात क्या आ रही है कि भारत का सबसे नया जो राज्य है, ये सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का गठन कब हो जाता है, 2 जून 2014 को हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी आ जाती है भाई हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद जब नवीन तेलंगाना राज्य गठित हो जाता है तो ये जो क्षेत्र है हैदराबाद, ये कहाँ पर है भाई, वर्तमान में तेलंगाना में है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद हो जाती है। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, इस हैदराबाद के पास में एक झील है। हैदराबाद के पास में क्या है, एक झील है। और इस झील का नाम अगर देखें तो इस झील का नाम आ जाता है भाई हुसैन सागर। कौन सी झील है, यहां पर आ जाती है भाई हुसैन सागर झील। और इस हुसैन सागर झील के पास में ही एक और प्रमुख नगर आ जाता है भाई सिकंदराबाद। कौन आ जाता है दोस्तों, सिकंदराबाद आ जाता है। तो गौर कीजिएगा, भारत के प्रमुख जुड़वा नगरों की अगर सूची पूछी जाती है तो एक ये जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिनके बीच में झील कौन सी है, तो हुसैन सागर झील आ जाती है। तो यहां तो हमने बात कर ली भारत के सबसे नवीनतम राज्य की। किसकी बात कर ली भाई, भारत के सबसे नवीनतम राज्य की। और राज्य कौन सा आ जाता है सर, तेलंगाना आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। हाँ भाई बच्चों, क्या कह रहे हो, जम्मू कश्मीर? नहीं भाई। हाँ देखिएगा, हम बात कर रहे हैं नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की, बताते हैं, रुकिएगा। हम बात कर रहे हैं नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की। तो दमन दीव
एवं दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। आप सोच रहे होंगे सर ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये जो दमन दीव है और यहाँ से जो दादरा नगर हवेली आप देख रहे हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विलय कर दिया गया, दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विलय कर दिया गया है। और ये जो विलय हो गया ये कब हो जाता है, तो ये विलय हो जाता है भाई 26 जनवरी 2020 को। कब हो जाता है? 26 जनवरी 2020 को विलय हो जाता है। किसका विलय होता है सर? दमन दीव का। किसके साथ में हो जाता है? दादरा नगर हवेली के साथ में हो जाता है। तो जो भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश रखा गया, ये कौन सा आ जाता है? दमन दीव और दादरा नगर हवेली। आपको बता दूं कि यहां पर जो दमन है, ये इस दमन दीव और दादरा नगर हवेली की राजधानी है भाई। दमन दीव और दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो हम बताएंगे दमन जो है यहां की राजधानी हो जाती है। अब चर्चा करते हैं आपके बिंदु पे। बालक ने कहा कि सर यहां पर जम्मू कश्मीर जो है, यहां पर जम्मू कश्मीर जो है वो नया है। तो आपको बता दूं जम्मू कश्मीर जो राज्य था किस अनुच्छेद के तहत? तो भाई हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के तहत। आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था, किसको भाई? सर जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इस विशेष राज्य के दर्जे से इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो भाई ये आ जाता है सर 31 अक्टूबर 2019 को। कब भाई? 31 अक्टूबर 2019 को। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये जो भाग आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसको तो कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर, J&K। ये आ जाती है एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और इसके जो पूर्वी भाग में है, इसको हम कह सकते हैं लद्दाख। क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं लद्दाख। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश पहले आए थे, कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, ये कब अस्तित्व में आ जाते हैं? तो ये अस्तित्व में आ जाते हैं भाई 31 अक्टूबर 2019 को। जबकि हमने किसकी बात की है? हमने तो नवीनतम की बात की है। और ये नवीनतम कब आ जाता है? ये आ जाता है 26 जनवरी 2020 को भी। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो भाई यहां पर हमने बात करनी है कि भारत की जो कुल 36 प्रशासनिक इकाइयां हैं, यानी भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सामान्य सा वर्गीकरण पूछा जा सकता है। कौन सा? कि सर क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से छोटा या बड़ा कौन सा है। और यहां अगर हम बात करते हैं जनसंख्या को लेके, तो जनसंख्या के आधार पर छोटा बड़ा कौन है। ठीक है। तो गौर कीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आ जाता है भाई राजस्थान। कौन सा आ जाता है? राजस्थान। तो बताओ राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा था भाई? हाँ, वेरी गुड। कौन सा था? मध्य प्रदेश। कौन सा था भाई? मध्य प्रदेश। लेकिन वर्ष 2000 में क्या किया? इस मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को विघटित कर दिया गया। इस विघटित भाग के द्वारा जो नवीनतम राज्य गठित किया गया, ये नवीनतम राज्य आ जाता है भाई छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो मध्य प्रदेश से जो भूभाग पृथक किया गया था, यहां से राज्य का गठन हो जाता है छत्तीसगढ़ का। और जैसे ही छत्तीसगढ़ का गठन होता है, यानी कि मध्य प्रदेश का विघटन होता है क्षेत्रफल के आधार पर, यह तो आ जाता है दूसरे स्थान पर। और कौन आ जाता है? राजस्थान आ जाता है भाई पहले स्थान पर। ठीक है। इसी क्रम में अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात करें, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? तो क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य आ जाता है, यह आता है सर गोवा। कौन आ जाता है? यह आ जाता है गोवा। और गोवा की अगर हम बात करें कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो देखिएगा
यहाँ से राज्य है महाराष्ट्र और यहाँ से राज्य आ जाता है भाई कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो सीमा है, इस सीमा पर समुद्र के तट के पास में ये जो राज्य हम देख रहे हैं, ये राज्य आ जाता है भाई गोवा, जो पूरे भारत में 28 राज्यों में सबसे छोटा राज्य हो जाता है। ठीक है, तो राज्यों में छोटे और राज्यों में बड़े राज्य की हमने बात कर ली है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें, भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है दोस्तों। यहां से कौन सा है भाई? तो देखो, यहां तो हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की, और शेष जो भाग आप देख रहे हैं ये आता है भाई लद्दाख। कौन सा क्षेत्र आ जाता है? लद्दाख क्षेत्र आ जाता है। इसको छोड़ दीजिएगा, पश्चिमी भाग में यहां पर तो है जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर तो कौन आ जाता है? जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। शेष जो भाग आप देख रहे हैं, ये आ जाता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है भाई? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो बताओ, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर भारत का सबसे छोटा, तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश हम बात करने वाले हैं, ये आ जाता है कौन सा भाई? भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में, और इसका नाम है लक्षद्वीप समूह है। नाम क्या आ जाता है? इसका नाम आता है लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप जो है, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, यानी कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। अगली बात करते हैं जनसंख्या को लेके कि सर जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है, यह आ जाता है भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में भारत में सबसे छोटा जो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की अगर हम बात करेंगे, तो ये आ जाता है भाई सिक्किम। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग हो जाता है। किसका भाग है? उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग हो जाता है। और ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ गंगा और गंगा की कुछ सहायक नदियों के द्वारा मैदानी प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया है, और इसी कारण से कृषि उत्पादकता अधिक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव भी यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। तो सिक्किम एक पर्वतीय क्षेत्र है। सिक्किम जो है ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, और ये जो सिक्किम हम देख रहे हैं, ये सीमा बनाता है यहाँ से नेपाल के साथ में, यहाँ से भूटान के साथ में, और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से चीन के साथ में सीमा बन जाती है। तो नेपाल भूटान और चीन की सीमा पर स्थित है सिक्किम। एक पर्वतीय जो है राज्य कह सकते हैं। पर्वतीय का जो विस्तार है, हिमालय का जो विस्तार है, इस विस्तार क्रम में ही आ जाता है कौन भाई? सिक्किम। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो जनसंख्या के आधार पर छोटे और बड़े केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो देखो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसको दिल्ली महानगर भी कहा गया है, ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और वहीं अगर हम लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक सामान्य सा वर्गीकरण था कि क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर छोटे बड़े राज्य कौन से हैं और छोटे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां हमने बात कर ली कि जो भारत है, इस भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हमने चर्चाएं कर ली। ठीक है, लेकिन इनका जो विस्तार है, ये जो समूह है हम देख रहे हैं भारत का, इस भारतीय समूह का जो विस्तार है दोस्तों, ये विस्तार कहां से देखने को मिलने वाला है? तो देखो, यहां हम बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की स्थिति को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां स्थिति को लेकर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आता है शब्द अक्षांश और एक शब्द आ जाता है दोस्तों देशांतर।
एक जो शब्द आता है ये तो आ जाता है क्या, अक्षांश, और एक शब्द आ जाता है देशांतर। देखिएगा यहाँ अगर हम बात करें कि यहाँ विश्व के मध्य से गुजरने वाली एक रेखा जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा कहेंगे, इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन या इक्वेटर लाइन इसको कहेंगे। इस भूमध्य रेखा के आधार पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में या पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कोई स्थान है तो उसकी लोकेशन का पता करने के लिए इस आधार रेखा के आधार पर हमें वहां की कोणीय स्थिति का पता करना होगा। ठीक है, ये तो होगा उस क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार कि भूमध्य रेखा को आधार मानकर किसी स्थान की जो कोणीय स्थिति है ये कितनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक और रेखा आ जाती है जिसको कहा जाता है भाई देशांतर। ठीक है, और अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार में यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री देशांतर को लेके, किसको बात कर रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर को लेके बात कर रहे हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये जो 0 डिग्री देशांतर आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा के आधार पर पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में या पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में किसी स्थान की कोणीय स्थिति वहां का देशांतर कहलाता है। तो इस आधार पर हमने देखा एक तो अक्षांशीय स्थिति आएगी और एक आ जाती है देशांतरीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो एक तो अक्षांशीय स्थिति और एक देशांतरीय स्थिति की हम बात करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ जो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति हम पढ़ेंगे तो इस अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति में भारत का जो विस्तार है वो भारत का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में, कुल कितने देशांतर में, कहाँ से शुरू हो जाता है और कहाँ तक देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो भारत में सबसे पहले भारत में जो अक्षांशीय स्थिति है, भारत में जो अक्षांशीय स्थिति है ये अक्षांशीय स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति को देखें, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार देखने को मिलता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है जो कन्याकुमारी पर स्थित है। और अगर हम बात करें 37 डिग्री और 6 मिनट की तो यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो इंदिरा कोल पर स्थित है। ठीक है, यहाँ कन्याकुमारी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये तो आ जाता है भाई तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ पर है भाई, तो ये तो आ जाता है तमिलनाडु में। और अगर हम इंदिरा कोल की बात करते हैं तो ये आ जाता है भाई लद्दाख में। पहले तो कहाँ पर बात कर रहे थे सर, ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए तो अभी सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है इंदिरा कोल जिसको कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर आ जाता है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का जो भाग हम देख रहे हैं तो इन भागों में अगर हम बात करें कुल जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये अक्षांशीय विस्तार आ जाता है 29 डिग्री और 2 मिनट। कितना है भाई, 29 डिग्री और 2 मिनट ये विस्तार देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो भारत है इस भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये तो हमने बात की है भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है इस मुख्य भूमि की, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि जो भारत है इस भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है, इस भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में भारत के कुछ द्वीप समूह भी शामिल कर दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ जो भारतीय क्षेत्र को हम देख रहे हैं,
इस भारतीय क्षेत्र में मुख्य भूमि और भारत के कुछ द्वीप समूह सम्मिलित हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि तो कहाँ से कहाँ तक हमने बात की कि मुख्य भूमि का जो विस्तार है ये आ जाता है इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ से आ जाता है भाई? तो ये तो आ जाता है सर इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि जो भारत के अन्य क्षेत्र हैं, द्वीप समूह है, तो ये जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह है, कौन सा आ जाता है? यहाँ तो हम बात करने वाले हैं सर लक्षद्वीप की। और भारत का जो पूर्वी भाग है, इस भारत के पूर्वी भाग में जलीय क्षेत्र में एक आ जाता है अन्य द्वीप समूह है जिसे कहते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। क्या कहेंगे भाई? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो देखो अभी हमने बात की थी कि ये जो भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र का जो विस्तार हमें मिल रहा है ये तो आ गया भाई 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, यहां से हमने बात कर ली सर 37 डिग्री और 6 मिनट की। ठीक है, ये तो भारत की मुख्य भूमि, ये तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन कुल भूमि के विस्तार को देखें तो कुल भूमि का जो विस्तार आता है ये आ जाता है भाई 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग, जिसको कहा जाता है भाई इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है और इसको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ हमने बात की कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और इस 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित बिंदु को हमने इंदिरा पॉइंट कह दिया। और इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम आ जाते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, ये वर्तमान में जलमग्न स्थिति में है। वर्ष 2004 में, कब की बात कर रहे हैं सर? वर्ष 2004 में एक सुनामी आई थी। क्या आई थी भाई? एक सुनामी आ जाती है। सर सुनामी क्या होता है? तो सुनामी भाई जलीय क्षेत्र में जो भूकंपीय लहरें आती हैं, इन भूकंपीय लहरों से जल में जो दोलन की क्रिया होती है इसको हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, तो सुनामी के कारण ये जो भाग है कौन सा? इंदिरा पॉइंट वाला, ये जलमग्न हो जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो भारत है, इस भारत के मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है भाई, भारत के मध्य भाग से एक रेखा गुजर जाती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत के मध्य से लगभग 8 राज्यों से गुजर जाती है। कितने राज्यों से भाई? 8 राज्यों से गुजर जाती है। और ये जो 8 राज्यों से गुजर रही है, अगर हम इन राज्यों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर, फटाफट से बता दीजिएगा कौन कौन से हैं भाई? तो पश्चिम से पूर्व की ओर सर गुजरात आ जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजर जाती है भाई। ठीक है, इसके बाद देखें तो जो 21 जून है, इस 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की जो स्थिति है वो समकोणिक हो जाती है। कहां पर भी? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है दोस्तों? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 21 जून को सूर्य की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पर क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहां देखिएगा कि जो भारत में सर्वप्रथम, देखिए यहां हमने बात की कि जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर जाती है। अगले विस्तार की बात करें तो अगला जो विस्तार आ जाता है ये आता है भाई भारत का कौन सा? देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार आ जाता है? देशांतरीय विस्तार आ जाता है। और इस देशांतरीय विस्तार को देखें तो देशांतरीय जो विस्तार आता है ये कहां से कहां तक है दोस्तों? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये आ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। कहां से है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देखने को मिलता है। ठीक है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट जो है यहां पर राजमाता गौरमाता क्षेत्र है,
और इस क्षेत्र को सर्क्रिक लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो संबंधित है भारत के पश्चिमी भाग पर स्थित गुजरात राज्य से। भाई कहाँ पर है ये? गुजरात में। और जो 97 डिग्री 25 मिनट है ये आ जाता है भाई वालागू क्षेत्र, और वालागू जो क्षेत्र है ये आता है भारत के सबसे पूर्वी राज्य में। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यानी कि सर्क्रिक लाइन से वालागू क्षेत्र तक भारत से कुल कितने देशांतर गुजरते हैं? तो भारत से कुल देशांतर गुजरते हैं 29 डिग्री और 18 मिनट। कुल कितने देशांतर में भारत है? तो 29 डिग्री और 18 मिनट। कुल कितने अक्षांशों में भारत था? तो भाई यहां पर जो इन दोनों का अंतराल आ रहा था, ये अंतराल कितना था? लगभग 29 डिग्री और 2 मिनट का अंतराल था। ठीक है, आगे हम देखें कि जो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है, जो पूर्वी भाग है वहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है, और जो सबसे पश्चिमी भाग है वहां सबसे बाद में सूर्य उदय होता है। अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो भारतीय मानचित्र में आपने अरुणाचल प्रदेश को देखा होगा, और भारतीय मानचित्र में जो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। और पूर्वी भाग में पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो पूर्वी भाग में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। ठीक है, और जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है दोस्तों, वहीं पर सबसे पहले अस्त भी हो जाता है। तो यहां अगर हम भारत में पूर्वी भाग की बात करते हैं, ये जो वालागू क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र है? ये जो वालागू क्षेत्र आ जाता है, जो कहां पर है सर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। तो भाई सबसे पहले जो सूर्य की किरणें हैं वो यहां पर आती हैं, सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है, और सबसे पहले ही यहां पर क्या होगा? सूर्य अस्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी क्षेत्र की, तो जो सबसे पश्चिम वाला भाग है जिसको हमने कहा है सर्क्रिक लाइन, क्या कहा है भाई? यहां पर हमने बात की है सर्क्रिक क्षेत्र की, जो कौन से राज्य में है? तो सर ये तो आ जाता है गुजरात में। कहां पर आ जाता है भाई? गुजरात में। तो देखो सबसे अंत में जो सूर्य की किरणें आएंगी वो भारत के कौन से क्षेत्र पर? सर पश्चिमी क्षेत्र पर आ जाती हैं। और पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है? तो यहां पर गुजरात राज्य आ जाता है। तो जहां सबसे पहले सूर्य उदय हुआ वहीं सबसे पहले अस्त भी होगा, और जहां सबसे अंत में सूर्य उदय होता है यही सबसे अंत में अस्त भी हो जाता है। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे? हम यहां बात कर रहे थे भी कि जो भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त है ये कहां पर आ जाता है? तो ये तो आ जाता है भाई अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में कहां पर आ जाता है? ये आ जाता है भाई गुजरात में। ठीक है, अब हम यहां बात कर रहे हैं कि एक जो विशेष देशांतर रेखा है जिसको कहा जाता है 82.5 डिग्री, कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है। कौन सी रेखा है भाई? भारत की मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को देखें तो ये भारत की मानक समय रेखा हो जाती है, और ये भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से भाई? तो सर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर जाती है। और ये जो 5 राज्य हैं उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम अगर देखें, देखो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। ये रेखा गुजरती कहाँ से है? सर उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद या नैनी, इलाहाबाद के निकट आ जाता है नैनी, या फिर हम बात करें कि इलाहाबाद के निकट जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है यहाँ से होकर ये रेखा गुजर जाती है। ठीक है, तो हमने बात की है कि ये जो IST लाइन है, भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग आ जाता है। उसके बाद में देखेंगे तो भी छत्तीसगढ़ आ जाता है। उसके बाद में देखेंगे तो भी ओडिशा, और ओडिशा के बाद में देखेंगे तो यहाँ से आंध्र प्रदेश, कौन सा आ गया भाई? आंध्र प्रदेश वाला भाग आ जाता है। ठीक है, यहीं अगर हम चर्चा करें कि जो
भारतीय मानक समय रेखा है, इस भारतीय मानक समय रेखा के द्वारा कर्क रेखा को काटा गया है। यानी कर्क रेखा और भारतीय जो मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को काट देती हैं। कहाँ पर? तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य आ जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर एक जिला आता है भाई कोरिया, और कोरिया जिले में देखें तो यहाँ एक क्षेत्र आ जाता है सरगुजा। कौन सा क्षेत्र है भाई? सरगुजा क्षेत्र है, जहां पर कर्क रेखा ने भारतीय मानक समय रेखा को काट दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहां से अगर हम देखें, यहां अगर हम देखें कि जो भारत में कर्क रेखा है ये कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा को कहां पर काट देती है? तो ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में काट देती है दोस्तों। ठीक है, ये तो भारत का जो अक्षांश और देशांतर वाला भाग था ये कंप्लीट हो जाता है। अब इस अक्षांश और देशांतर के बाद अगर हम बात करें कि सर भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है ये विस्तार कितना है? तो इस विस्तार में हम देखेंगे कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार आ जाता है, भारत में उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार आ जाता है ये तो कितना है? तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई हम देखेंगे, ये लंबाई तो आ जाती है भाई कितनी? लंबाई आती है लगभग 3214 किलोमीटर। यानी यहाँ हमने बात की है कि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे दक्षिण में जो तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में जो तमिलनाडु आ जाता है, इस तमिलनाडु से लेकर लद्दाख तक भारत की जो लंबाई है वो तो कितनी आ जाती है भाई सर? 3214 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। यहीं अगर हम बात करते हैं कि जो भारत है, इस भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई, इस भारत की अगर हम पूर्व पश्चिम चौड़ाई की बात करते हैं, यानी सबसे पश्चिम में और सबसे पूर्वी भाग में, सबसे पश्चिमी भाग में और सबसे पूर्वी भाग में देखें तो सबसे पश्चिम में हमने बात की थी गुजरात राज्य की। कौन सा राज्य है भी? गुजरात। और सबसे पूर्वी भाग में देखेंगे तो हमने बात की है अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा राज्य है भाई? अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात तक का जो भाग है ये लंबाई आ जाती है भाई लगभग 2933 किलोमीटर। कितनी आ जाती है? 2933 किलोमीटर आ जाती है। इस आधार पर अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। और इस क्षेत्रफल को देखें तो भाई ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के लगभग 2.42% भाग पर फैला हुआ है। और इसी दृष्टि से, इसी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आ जाता है। पूरे विश्व में भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो देखो दोस्तों यहां हमने बात करनी है सर जनगणना वर्ष, जनगणना। तो जनगणना जो वर्ष है ये जनगणना वर्ष है 2011 का। और इस जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जो भारत है वो चीन के बाद दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला क्या हो जाता है? देश हो जाता है। लेकिन अभी अगर हम आज की बात करते हैं तो यूएन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो है भारत जनसंख्या में चीन को पीछे करते हुए पहले स्थान पर आ जाता है। ये करंट से संबंधित है, वर्तमान के आंकड़ों से संबंधित है। जनगणना वर्ष अगर 2011 है तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार तो भाई भारत जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। लेकिन अगर वर्तमान नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जनसंख्या में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने चर्चाएं कर ली। इसके बाद अगर देखें तो इसके